हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली है। ये हमारी चौथी क्लास है हिंदी पेडागोजी की, 4th क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जितने भी सब्जेक्ट हैं, ईवीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सब में टीएलएम के बारे में पूछा ही जाता है, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। सीडीपी के सिलेबस में अलग से तो मेंशन नहीं है, लेकिन जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, इन सब में इसका टॉपिक दिया हुआ है। इसमें से प्रश्न 100% आते ही आते हैं, तो हम लोग को इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपकी पेडागोजी को भी अच्छा करेगा और एक क्लासरूम में किन किन सामग्रियों की मदद मिलती है बच्चों को पढ़ाने में, तो उससे रिलेटेड जो आपकी समझ है उसको भी बेहतर बनाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टीएलएम, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसको शॉर्टकट में कहते हैं टीएलएम। इसका फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब है शिक्षण में जो जो सामग्री, जो आवश्यक चीजें हैं जो लगती हैं, वो उसकी क्या हो जाएंगी, शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएंगी। तो ये क्या करती है, जो शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या करती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, रुचिकर बनाती है और प्रभावी बनाती है। वह सामग्री जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाए, रुचिकर बनाए, प्रभावपूर्ण बनाए, वो शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं भाषा शिक्षण का क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर डिटेल में जानेंगे शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। थोड़ा सा डिटेल सेशन होगा, अच्छे से समझेंगे, सब समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लिख सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके आगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाषा शिक्षण के महत्व। भाषा शिक्षण के महत्व, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि भाषा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, या भाषा क्यों पढ़ाई जाती है, इसका महत्व क्या है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ हमारी नीड होती है, तभी हम सीखते हैं। बिना उद्देश्य के तो हम कोई लर्निंग नहीं करते ना। जो भी सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो भाषा शिक्षण के पीछे भी एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले तो ये आपका ज्ञान में वृद्धि करेगा, ज्ञान में वृद्धि करेगा। ठीक है, आप कोई भी भाषा पढ़ेंगे तो उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। वृद्धि कैसे होगी, जब आप पढ़ना लिखना सीखेंगे, जानेंगे, भाषा को समझेंगे, तो जो अलग अलग भाषा में साहित्य है उनको पढ़ेंगे, या जो हिंदी भाषा में साहित्य है या और भी जो भाषाएं हैं उनमें जो साहित्य है उनको पढ़ेंगे, तो क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें वृद्धि होगी। जो आपका ज्ञान का भंडार है वो बढ़ेगा, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी। और क्या होगा, कौशलात्मक वृद्धि होती है। यानी कि आपके जो भाषा के कौशल है उसमें वृद्धि होती है। कौशल क्या है, सुबोपाली, जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, भाषा कौशल की क्लास हो चुकी है लैंग्वेज स्किल्स की, तो उसमें आप देख सकते हैं जिसने नहीं देखा है। कौशलात्मक वृद्धि यानी कि जो हमारे भाषा के कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सब में भी क्या होती है, जितना हम भाषा पढ़ते हैं, सीखते हैं, हमारी लैंग्वेज स्किल्स में सुधार होता है। सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, इन सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं सुधार होता है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण का एक और क्या होता है, रसात्मक उद्देश्य। रसात्मक यानी कि क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, कोई साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें आनंद की भी अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, आनंद भी प्राप्त करते हैं। तो आनंद का मतलब यहाँ पे हो गया, जैसे कि हमने कोई कविता पढ़ ली, कविता पढ़ा, ठीक है, रस पढ़े, छंद पढ़े, इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, हमें अच्छा लगता है, इनको पढ़ने में रस मिलता है, आनंद मिलता है। तो रसात्मक कारण है भाषा शिक्षण का। ठीक है, और क्या होता है, सृजनात्मकता आती है। क्रिएटिव बनते हैं हम, अलग अलग लैंग्वेजेस से अलग अलग चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जब कोई अलग चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ अपना क्रिएट करने का भी प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ी और आप में वो कला है, या उसको पढ़ के आपने भी 2 लाइनें अपनी भी बना दी, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है। ठीक है, और क्या करते हैं, हम दूसरों से जुड़ पाते हैं। भाषा की वजह से ही हम दूसरों से कनेक्ट कर पाते हैं। कैसे,
जैसे कोई बुक हमने पढ़ी तो क्या हुआ, हम उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं किसने बुक लिखी क्या है, लेकिन हमने वो बुक पढ़ी, उसकी बात हम तक कहीं ना कहीं पहुंच गई, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई। और हमारा एक उससे एक कह सकते हैं कि पढ़ने के तौर पे हमारा एक उससे रिश्ता बना कि हाँ इनकी ये बुक है, अच्छी है, ये पढ़नी चाहिए, हमने दूसरों को भी रिकमेंड की। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, भाषा के माध्यम से ही जो सामाजिक संबंध है उनमें भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो भाषा शिक्षा का महत्व वैसे तो बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन जो इतने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पे चलेंगे। जो इधर उधर की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, होपफुली आप उसको इग्नोर करके कंसंट्रेट कर पाएंगे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे अब शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, तो हमें क्यों जरूरत है शिक्षण सहायक सामग्री की? शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, यानी कि जो शिक्षण में एक शिक्षक की सहायता करती है वो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, अगर हम सामान्य अर्थों में कहें। लेकिन ये क्या होता है, शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाती है, प्रभावपूर्ण बनाती है और रुचिकर बनाती है, बच्चों के समझने योग्य बनाती है, कह सकते हैं हम लोग। तो शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता क्यों? आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सीडीपी से लेके ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश सब में हम पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात सब में होगी, क्योंकि हर जितने भी डिफरेंशिएटेड मेथड हैं टीचिंग के, विभेदीकरण निर्देश हैं, जितनी भी चीज़ें, उनका कारण क्या है, उनका बेस क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है लोगों में। शिक्षण सहायक सामग्री की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीख सकते हैं, सबका अपना अपना अंदाज होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम उनको सिखाने के लिए, विषय को प्रभावपूर्ण रुचिकर ढंग से बच्चों को सिखाने के लिए किसका यूज करेंगे? शिक्षण सहायक सामग्री का। तो जो लर्नर्स होते हैं, जो पहले बात होती थी उसमें 3 तरह के लर्नर्स होते थे, ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक। यानी कि ऑडिटरी का मतलब है जो देख के, जो सुन के सीखते थे, सुन के सीखते हैं, है ना, सुन के सीखते हैं ये ऑडिटरी लर्नर। विजुअल मतलब जो देख के सीखते हैं, ठीक है, और काइनेस्थेटिक मतलब जो प्रयोग द्वारा सीखते हैं। जब इतने प्रकार के लर्नर हैं तो हमें क्या करना है, इन लोगों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री भी तैयार करनी है। अगर वैसे तो ये 3 प्रकार के जो पहले मान्यता थी कि ये मुख्य 3 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन इसी में एक बढ़ा दिया है, रीडिंग राइटिंग। यानी कि कुछ बच्चे पढ़ के और लिख के सीखते हैं, रीडिंग राइटिंग। ठीक है, तो इसको इस तरह से कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, वार्क, VARK। वी फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, और R फॉर क्या होता है आपका, रीडिंग राइटिंग। ठीक है, और K फॉर काइनेस्थेटिक। ये होता है इसका फुल फॉर्म। यानी कि जो लर्नर्स होते हैं या फिर वो सुन के सीखेंगे, देख के सीखेंगे, प्रयोग करके सीखेंगे, या पढ़ने और लिखने के माध्यम से सीखेंगे। तो जब इतने प्रकार के लर्नर हैं तो सबके लिए शिक्षण सहायक सामग्री की अलग अलग जरूरत होगी। जो सुन के सीखते हैं उनके लिए उस लेक्चर मेथड को यूज कर पाएंगे हम लोग। विजुअल जो देख के सीखते हैं उनके लिए कुछ विजुअल चीज़ों का चार्ट वगैरह है, मैप वगैरह है, इन सबको हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। और जो काइनेस्थेटिक है, जो प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, इनके लिए प्रयोगशाला रखनी पड़ेगी कि ये बच्चे स्वयं से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीख पाएं। जो रीडिंग राइटिंग वाले हैं इनके लिए क्लासरूम में पढ़ लिख के सीखेंगे, पढ़ने लिखने के माध्यम से। नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराने पड़ेंगे इनको अच्छे, जिससे वो क्या करें, पढ़ लिख के बेहतर समझ अपनी बना सके। तो ये जो टाइप्स ऑफ लर्नर है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, इनकी वजह से जरूरत पड़ती है हमें किसकी, शिक्षण सहायक सामग्री की, ताकि हर बच्चे को उसकी सुविधा अनुसार सिखाया जा सके। कोई भी बच्चा, जीरो रिजेक्शन, कोई भी बच्चा छूटे ना, है ना। तो मेनली बात होती थी ऑडिटरी, विजुअल और काइनेस्थेटिक की। ठीक है, रीडिंग राइटिंग एडिशनल इसमें जोड़ा गया है। तो ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक की मेनली बात होती है। तो जो लोग सुन के सीखते हैं वो लोग हैं आपके 30% लोग जो है श्रोता होते हैं, यानी कि सुन के सीखते हैं, जिनको श्रवणकर्ता बोल सकते हैं। 65% आपके ऐसे हैं जो देख के सीखते हैं, और 5% लोग हैं जो कि प्रयोग करके सीखते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हमें शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना पड़ता है। ठीक है, अब शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है,
ये हम लोगों ने जान लिया है। क्यों इसकी ज़रूरत है ये हम लोगों ने जान लिया है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ टीएलएम यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार जान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार के बारे में। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार की बात करें तो जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है उससे संबंधित, तो आपका श्रव्य सामग्री होती है जिसको हम लोग कहेंगे विजुअल टीएलएम। ठीक है, यहाँ पे श्रव्य का मतलब है सुनना, पता नहीं मेरी हिंदी अंग्रेजी को क्या हो गया है। ठीक है, श्रव्य का मतलब होता है सुनना, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑडियो टीएलएम। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दृश्य। ठीक है, दृश्य सामग्री है ना। फिर आपका आता है दृश्य और श्रव्य दोनों होती है, दृश्य प्लस श्रव्य दोनों होती है। और यहाँ पे क्रिया के आधार पे यानी कि जब बच्चे जिस सामग्री से करके सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है टाइप्स ऑफ टीएलएम या शिक्षण सहायक सामग्री के टाइप्स। श्रव्य सामग्री का मतलब है जिस सामग्री से हम सुन के सीख सकते हैं। जैसे इसमें हम रख सकते हैं किसको, रेडियो को रख सकते हैं। ठीक है, रेडियो को रख पाएंगे इसमें कि रेडियो से क्या करते हैं हम लोग न्यूज़ सुन के सीखते हैं। ठीक है, ऑडियो टेप हो सकता है ना। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, रिकॉर्डर हो सकता है, साउंड रिकॉर्डर, ये सब किस में आ जाएंगी, श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य में क्या आएगा, दृश्य में तो बहुत सारी चीजें हैं आपका, जैसे कि आपका बोर्ड आ जाएगा, बोर्ड जो कि पहले श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड। करंट सिनेरियो में क्या है, स्मार्ट बोर्ड है ना। हालांकि ये लोग भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुए हैं, मेरे लिए तो यही चल रहा है अभी, है ना। तो ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड है ना। और क्या हो सकता है, इसमें मैप आ सकते हैं, चार्ट आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से चीजें आ सकती हैं, प्रोजेक्टर आ सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या आएंगे, इसमें आ जाएंगे दृश्य सामग्री में। ठीक है, फिर दृश्य और श्रव्य सामग्री में यानी कि जिसमें दिखाई भी दे और प्लस सुनाई भी दे, है ना। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपका एलईडी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगी, दृश्य श्रव्य सामग्री में आ जाएंगे। फिर क्रिया के आधार पे जो हम प्रयोगशाला में जाके क्रिया को करके देखेंगे, तो ये क्रिया के आधार पे शिक्षण सहायक सामग्रियां हो जाएंगी। जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, जो भी चीजें लगेंगी, जो भी हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करेंगी, टीचर इनके माध्यम से बच्चों की हेल्प करेगा, वो क्या हो जाएंगी, एक्टिविटी बेस टीएलएम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या होते हैं, दृश्य, श्रव्य, दृश्य प्लस श्रव्य और क्रिया के आधार पे ये आपके प्रकार होते हैं। ठीक है, अब जब हमने शिक्षण सहायक सामग्री की बात कर ली तो और हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसी में एक भाषा प्रयोगशाला के बारे में जानेंगे। भाषा प्रयोगशाला यानी कि लैंग्वेज टीचिंग लैब, जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज लैब कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो भाषा, कोई भी भाषा सिखाने के लिए, वो इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा हो सकती है, उसको सिखाने के लिए क्या होता है, माहौल तैयार किया जाता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, क्या करता है, वातावरण तैयार करता है। ठीक है, यानी कि समृद्ध वातावरण तैयार करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, भाषा का हम लोग अधिगम करेंगे। जहां वातावरण तैयार करने की बात करें तो वहां पे अधिगम हो जाएगा, क्योंकि हम सोच समझ के क्या कर रहे हैं, एक वातावरण बना रहे हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग हो पाएगी, बच्चे यहाँ पे भाषा सीखेंगे। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस अगर देखी हो तो वहाँ पे क्या एक समृद्ध वातावरण तैयार किया जाता है, एनरिच्ड आपका इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है, जहाँ पे जो भी आता है वो इंग्लिश बोलता है, या फिर नहीं बोलेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा, कि मतलब एक प्रॉपर लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, भाषा सिखाने में हेल्प करती है, वहाँ पे एक वातावरण प्रोवाइड कराती है भाषा को सीखने के लिए। ठीक है, तो भाषा प्रयोगशाला की बात भी हम लोगों ने कर ली।
अब हम लोग जानेंगे जो शिक्षण सहायक सामग्री है क्यों इसकी जरूरत है, मतलब कि क्या कर देगी ये, ऐसा क्या बदलाव कर देगी, क्यों इसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसका प्रयोग हम लोग क्यों करें, ये क्या करती है, अगर हम कहें तो इसके लाभ क्या क्या है ये बता सकते हैं। ठीक है, इसके शिक्षण सहायक सामग्री के सामग्री के लाभ। ठीक है, तो क्या करती है, ज्ञान को स्थिर बनाती है, यानी कि स्थिरता प्रदान करती है किसको, नॉलेज को। किस तरह से, जैसे हम आए क्लास में और मैंने एक नॉर्मल सा लेक्चर दे दिया तो उतना नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हम मुझे कोई स्टोरी पढ़ानी है, साथ में मैं उसका टीएलएम भी लेके आई हूँ, मॉडल लेके आए हैं, उसके बाद तो सबसे पहले बच्चा उस मॉडल को देख के ही इंटरेक्ट करेगा, अनुक्रिया करेगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा, उत्साहित होगा, आनंदित होगा उसको जानने के लिए। तो क्या करेगा, जब उसके बाद जब उसको उस शिक्षण सहायक सामग्री के टीएलएम के थ्रू पढ़ाया जाएगा तो क्या करेगा, वो ज्ञान को स्थिर कर पाएगा, अच्छे से सीखेगा। जब सामने आंखों के सामने सारी चीजें देख रहा है, एक कहानी ऐसे सुनाना और उसको चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना, दोनों में अंतर होता है। आजकल बुक में भी आप देखते होंगे कि स्टोरी में क्या होता है, ऐसे पेज में स्टोरी बुक में चित्र होते हैं और छोटी छोटी नीचे लाइनों में लिखा होता है, यहाँ पे कछुआ दौड़ा, वहाँ पे खरगोश सो रहा है, तो उसको देख के ही पता चल जाता है इमेजेस को कि हाँ यहाँ पे ये क्रिया हो रही है। तो क्या होता है, ज्ञान को ये स्थिर बनाती है, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ज्ञान को स्थिर बनाती है, रुचिकर बनाती हैं, है ना। क्लास का जो माहौल है वो रुचिकर बनाती है, बच्चे सीखने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, जो जटिल विषय होते हैं उनको भी क्या बनाती हैं, इजी करने का प्रयास करती हैं, आसान बनाती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं, बच्चों को सक्रिय बनाती हैं, यानी कि सक्रिय कैसे बनेंगे, अब एकदम से ऐसा तो है नहीं कोई चार्ज वार्ज कर देती है ये बच्चों को कि एक टेलर लेके मैम आए और बच्चे चार्ज हो गए, ऐसा नहीं है। मतलब कि जब कुछ नया क्लास में आएगा तो बच्चे देखेंगे तो उसको देख के उनके अंदर उत्साह आएगा, एक्साइटमेंट आएगी कि हाँ ये क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। तो बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय रहते हैं। एक हम लेक्चर मेथड से बोलते जा रहे उसके तुलना में यदि बच्चे को कोई चीज़ें दिखा के, सुना के और प्रयोग करके कराई जाएंगी तो बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे और सीख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बच्चे को सक्रिय बनाती हैं ये। और क्या करती हैं, निरस्ता जो होती है उसको खत्म करती है, यानी कि रुचिकर बनाती है। ठीक है, और क्या करती हैं, और जो बच्चों की ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनका विकास होता है। अब ये कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कान नहीं थे और शिक्षण सहायक सामग्री देख ली और कान प्रकट हो गए, वो विकास नहीं। यहाँ पे विकास का मतलब है कि बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्रियां मतलब प्लस कंबाइंड रूप में होती हैं। अब जैसे क्लास में कोई हमने पिक्चर डिस्प्ले की विद साउंड, तो वहाँ पे क्या हुआ, कोई मूवी डिस्प्ले की, बच्चों को दिखाया तो बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है और माइंड में उसके प्रोसेस भी हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा एक्टिवली अपने सेंसेस के माध्यम से भी नॉलेज को सीखता है, समझता है और अप्लाई करता है। ठीक है, तो शिक्षण सहायक सामग्री के ये लाभ हैं, बाकी और भी बहुत सारे लाभ हैं, पर जब आप इतने समझ जाएंगे तो अपने आप से जब सोचेंगे तो बहुत सारे बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ थे। शिक्षण सहायक सामग्री में एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, बाला, यानी कि इसको जितनी बार क्लासेस हुई सीडीपी में, ईवीएस में और इसमें भी हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बिल्डिंग है उसी को लर्निंग एड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे, जैसे आप स्कूलों में देखते होंगे जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं, वहाँ पे दीवार पे कोई चित्र बनाया, उस पर पोम लिखी है या फिर 1 2 3 लिखे हैं, इस तरह से बहुत सारे चित्र देखने को मिलते हैं, जो बिल्डिंग को ही क्या करते हैं हम लोग लर्निंग एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बच्चे उसी से सीखते हैं। या एक जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट है इसी का पार्ट है ना, यानी कि प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, यानी कि भाषा समृद्ध परिवेश, जहाँ पे क्या होगा, दीवारों पे कहीं छोटा बड़ा लिखा है, कहीं पोम लिखी है, ये सब क्या है, भाषा से समृद्ध
परिवेश बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा बिल्डिंग एज लर्निंग एड से रिलेटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इमेज में, एक मिनट। तो इस तरह से जैसे ये दीवार है तो यहाँ पे क्या है, चित्र बने हुए, पोम लिखी हुई है, या 1 2 3 इसी तरह से आप स्कूल में देखते होंगे छोटे छोटे पोम बनी होती है, लिखी होती है। जैसे किसी स्कूल के दीवार पे पीछे लिखा रहता है बाबा बाबा, ब्लैक सी वाली पोम लिखी रहती है, और भी पोम्स लिखी रहती है। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है। और आप एक और इमेज देख लीजिए, जो टेलेमेन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आपका श्रव्य, फिर दृश्य, फिर दृश्य श्रव्य, ये आपके 3 प्रकार मेनली होते हैं। ठीक है। तो इनकी भी इमेज आपने देख ली, ताकि स्टोर हो दिमाग में ठीक से। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको भी मिलना चाहिए, है ना। तो ये हो गया आपका टीएलएम के प्रकार। अब हम लोग इसी में जान लेते हैं जो पाठ्य पुस्तक है इसके बारे में, है ना। पाठ्य पुस्तक, अब ये कैसे टीचिंग लर्निंग शिक्षण सहायक सामग्री का कार्य भी करती है। पाठ्य पुस्तक क्या करती है, केवल एकमात्र साधन नहीं है। इसके बारे में ये इम्पोर्टेंट बात है कि एकमात्र साधन नहीं है, एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है। साधनों में से एक साधन है, लेकिन एकमात्र साधन नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुक ही सब कुछ है ना। जितने भी साधन है उसी का एक हिस्सा है पाठ्य पुस्तक, एकमात्र साधन नहीं है। अब पाठ्य पुस्तक होनी कैसी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। बाह्य गुण और आंतरिक गुण के हिसाब से हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। बाह्य गुण क्या होने चाहिए और आंतरिक गुण क्या होने चाहिए। बाह्य गुण में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आकर्षक होनी चाहिए बुक। ठीक है। अब यहाँ पे अपना वाला फॉर्मूला मत लगाइएगा कि बुक को उसके कवर से नहीं जज करते हैं, ऐसा नहीं बाहर से अच्छी हो तभी अंदर से अच्छी हो। थोड़ी देर के लिए, ये प्राथमिक लेवल की बात हो रही है आपके कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, जिन्हें क्या होता है रंग बिरंगा सब कुछ देखना पसंद होता है। तो उनके लिए जो बुक होनी चाहिए वो आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है। आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, वो बच्चों के मन को मोह ले, है ना। उनको देख के मन करे बच्चों का कि हाँ पढ़ेंगे, इसको देखने में अच्छा लग रहा है कुछ। तो छोटे बच्चों की बुक्स देखी होंगी कैसे रंग बिरंगी होती हैं, इसीलिए होती है। आकर्षक होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। आंतरिक गुण क्या होना चाहिए इनका, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई हूँ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि बच्चे किस तरह की चीजें पढ़ना पसंद करेंगे इस एज में, या बच्चों के लिए क्या उचित है ना। और दृष्टिकोण का प्रयोग, और इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, आसान भाषा जो बच्चों के समझ में आए। ठीक है। इसीलिए रीजनल लैंग्वेज की बात की जाती है प्राथमिक स्तर पे, कि बच्चे क्या करें, उनकी समझ से परे ना हो। आसान भाषा का प्रयोग होगा आंतरिक गुण में। और बाह्य गुण में आकर्षक तो होनी चाहिए, आकर्षक होगी तभी बच्चे उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, उसको खोलना तो चाहेंगे एटलीस्ट। बुक ऐसी हो कि बच्चे उसको देख के एक बार ओपन करने का मन करे उसका। ऐसा ना हो कि कुछ भी रद्दी से डाल दिया है और बच्चे छुए ही नहीं रहे उसको, पता नहीं क्या है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करना है, ज्ञान नहीं लगाना है कि बिना कवर वाली अच्छी बुक हो सकती है, जिसका कवर नहीं अच्छा होगा वो भी सुंदर हो सकती है बुक, उसके अंदर का मटेरियल अच्छा हो सकता है। यहाँ पे तो बच्चे क्या करेंगे, उसका जो बाहर चीजें हैं उनको देख के ही अट्रैक्ट होंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये पाठ्य पुस्तक की बात हो गई। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या जान लेते हैं, थोड़ा सा बाल साहित्य के बारे में। ये भी क्या करते हैं, बच्चों के जो ज्ञान है उनमें वृद्धि करते हैं। बाल साहित्य में जैसे चंपक हो गया, और क्या चाचा चौधरी की कहानियां बड़ी फेमस हैं। ठीक है। चाचा चौधरी, है ना। ये सब क्या करती हैं, बच्चों को उनके ज्ञान में तो वृद्धि करती हैं, इसके साथ साथ में रोचकता प्रदान करती हैं, रोचक बनाती हैं, प्रभावी बनाती हैं, और बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास करती हैं। बच्चे क्या करते हैं, कल्पना करना सीखते हैं, शीलता का विकास करती हैं। ठीक है। तो इन सारी प्रक्रियाओं को बच्चे को प्रभावी शिक्षण के लिए, रोचकता प्रदान करने के लिए, कल्पनाशीलता प्रदान करने के लिए, समृद्ध परिवेश प्रदान करने के लिए बाल साहित्य का हम लोग प्रयोग करते हैं शिक्षण में। ठीक है। तो ये बाल साहित्य की बात हो गई। अब क्रिया सहायक जो सामग्री है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि ये जो क्रिया सहायक सामग्री है इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे करके सीखे। जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैं इनको क्या मिले, तवज्जो मिले, है ना। क्रिया जो कि हम लोग आजकल बात ही कर रहे हैं किसकी, एनईपी भी यही बात करता है, एनसीएफ भी यही बात करता है कि बच्चे स्वयं करके सीखें। उनको क्या, जगह, माहौल
और साधन संसाधन प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो जूझ के उससे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे नॉलेज को। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया सहायक सामग्री क्या करेगी, बच्चों को जो ज्ञान है उसको वास्तविकता प्रदान करेगी, वास्तविकता प्रदान करती है, यानी बच्चे जो सीखते हैं उसको रियल लाइफ में भी अपने अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, अनुभव में वृद्धि करती है, बच्चे सीखते हैं जो स्वयं के अनुभव से, वो सबसे ज़्यादा दिन तक उनकी मेमोरी में रहता है। अनुभव में वृद्धि करती है। ठीक है, और क्या करती है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मकता में वृद्धि करती है, और समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। जो समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। ठीक है, तो ये जो क्रिया सहायक सामग्री है इसकी बात हो गई। वास्तविकता प्रदान करती है, अनुभव में वृद्धि करती है, सृजनात्मकता में वृद्धि करती है, क्रिएटिविटी में, और समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। यानी बच्चा अगर कुछ क्रिया खुद करके देखेगा तो उसके फायदे और नुकसान दोनों समझ सकेगा कि हाँ इसमें ये और करते तो ये हो जाता, इस तरह से हम और कर सकते थे, इसको बेहतर बना सकते थे, पर कुछ कमी रह गई, नेक्स्ट टाइम सुधारेंगे। इस तरह से बच्चे में क्या करेगा, वो स्वयं को गाइडलाइन देगा और जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके अंदर वो डेवलप होगी। ठीक है, तो ये क्रिया सहायक सामग्री की बात हो गई। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बहुभाषिकता के बारे में जानेंगे, यानी कि मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषिकता। तो हम लोग बात करेंगे बहुभाषिकता की। बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी भाषाएं, यानी कि हमारे देश में क्या है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पे बानी, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे देश में बहुत सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं प्रचलित है, बोली जाती हैं। तो हमें क्या करना है, बहुभाषिकता को क्या करना है, इसको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसको प्रोत्साहित करना है। एक भाषा को लेके हम नहीं चल सकते हैं कि सिर्फ हिंदी सिर्फ इंग्लिश इसी को लेके हम नहीं चल सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं जिनको अपने अपने क्षेत्र में जिनका महत्व है। 22 भाषाएं तो संविधान द्वारा ही मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, इनके अलावा भी और भाषाएं हैं। तो हमें क्या करना है, जो बहुभाषिकता है इसको क्या करना है, एक तरह से विविधता का रूप ही देखना है, विविधता के रूप में, और इसको प्रोत्साहित करना है, ताकि हमें क्या हो, इसको प्रमोट करना है, जिससे कि समस्या ना हो, हर बच्चे को क्लास में एक्सेप्ट स्वीकार्यता मिले और वो अपनी अपनी भाषा में संवाद कर सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुभाषिकता जो है इसको प्रोत्साहित करना है, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। एनसीएफ भी मल्टीलिंग्विज्म को प्रोत्साहित करने की बात करता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एनसीएफ के बारे में, जब लैंग्वेज के बारे में एनसीएफ ने क्या कहा है हिंदी भाषा के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो चैप्टर था शिक्षा सहायक सामग्री से संबंधित, ये कंप्लीट हो गया है। आपकी हिंदी पेडागोजी की 5 क्लासेस हो जाएंगी। 1-2 सेशन हिंदी पेडागोजी में और बचेंगे, फिर आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग इंग्लिश पेडागोजी शुरू कर देंगे। तो जुड़े रहिए मिशन पॉसिबल के साथ, अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। दिस वाज साधना। ऑल द वेरी बेस्ट।